नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है हर घर तिरंगा कार्यक्रम। साथियों, इस कार्यक्रम में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि क्या है, और फिर हम जानेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यानी उसका इतिहास क्या है। और तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता यानी कि झंडा प्रोटोकॉल जो है वो क्या कहता है, वो हमें क्या निर्देश देता है। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर घर तिरंगे कार्यक्रम को हम विद्यालय स्तर पर मनाने के लिए हमें किस किस प्रकार की तैयारियां करनी पड़ेंगी, उन सब विषय वस्तु पे आज मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस बार हमारा देश भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इसे भव्य बनाने के लिए, इसे यादगार बनाने के लिए पूरा देश एक साथ मिलकर के इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। साथियों, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार होने जा रहा है कि पूरे सप्ताह को स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में मनाने की योजना बनाई जा रही है। आप जानते होंगे कि इस बार पूरा सप्ताह यानी 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। साथियों, इस कार्यक्रम को मनाए जाने के पीछे बहुत गहरा उद्देश्य छिपा है। वो उद्देश्य यह है कि हमारे सब लोगों के दिलों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नौजवान हैं, वो उनके सबके मन में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागे। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, इसकी भावना का विकास हो। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज के क्रमिक विकास के बारे में। आइए हम जानते हैं कि हमारा जो ध्वज तिरंगा है उसका विकास कैसे हुआ और वो किस किस समय में किन किन रूपों में हम लोगों के सामने आया। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले 1906 में ये जो ध्वज है ये कांग्रेस का ध्वज हुआ करता था। इसे एस.एन. बनर्जी साहब ने जो है कलकत्ता में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के नाम से संबोधित करके फहराया था। इसके बाद फिर कुछ इस प्रकार का ध्वज आया 1907 में। इसे भी मैडम भीकाजी कामा द्वारा जो है पेरिस में राष्ट्रीय ध्वज के नाम से संबोधित करके फहराया। इसके बाद फिर साथियों, आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का ध्वज था 1917 में। ये ध्वज जो है आंतरिक जो हमारे आंदोलन हो रहे थे उसमें उन आंदोलनों में इस प्रकार के ध्वज को जो है का सहारा लिया गया। इस प्रकार के ध्वज को जो है ध्वज का इस प्रकार का रूप जो है सामने आया। इसके बाद साथियों 1921 में कुछ इस प्रकार का ध्वज जो है परिवर्तित रूप में हमारे देश में सामने आया। इसके पश्चात साथियों 1931 में जो है इस प्रकार का ध्वज सामने आया, जो हमारे राष्ट्रीय सेना के संग्राम का एक चिन्ह जो है बना। अब मैं बात करता हूँ जो वो वास्तविक राष्ट्रीय हमारा ध्वज है, जिसे हम तिरंगा के नाम से सब लोग जानते हैं। साथियों, वो कुछ इस प्रकार का है, और ये ध्वज पहली बार संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तब से लेकर के अनवरत अब तक ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा चला आ रहा है। साथियों, अपने इस तिरंगे में आप जो 3 कलर देख रहे हैं, जिनमें से पहला है केसरिया, वो हमारे शक्ति और साहस का प्रतीक है, और जो हमारा सफ़ेद रंग की पट्टी है ये हमारे सत्य और शालीनता का प्रतीक है, और जो ये हमारी हरे रंग की पट्टी है ये हमारी भूमि की उर्वरता और उसकी वृद्धि और उसकी पवित्रता को दर्शाता है। साथियों, ये जो तिरंगे में जो नेवी ब्लू कलर का हमारा 24 तीलियों वाला चक्र है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया था, और ये जो है 24 घंटे गतिशील रहने का, उन्नति करने का प्रतीक है। साथियों, इस प्रकार से हमारा तिरंगा अद्भुत और महान है। साथियों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता हमें क्या निर्देश देती है, हमारा झंडा प्रोटोकॉल हमें क्या बताता है।
मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस झंडा प्रोटोकॉल यानी ध्वज संहिता का निर्माण वर्ष 2002 में कर लिया गया था और इसे उसी वर्ष 26 जनवरी 2002 को लागू कर दिया गया था। साथियों, यह झंडा प्रोटोकॉल हमें सबसे पहले तो झंडे के आकार के विषय में बताता है, जिसका आकार निश्चित किया गया है, यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में ही होना चाहिए। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यह राष्ट्रीय ध्वज हम सभी भारतीयों की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। साथियों, झंडा प्रोटोकॉल हमें ये बताता है कि झंडा फहराने के पहले जिस भी स्थान का हम चुनाव करें तो वो स्थान अपने आप में सम्मानपूर्ण होना चाहिए और झंडा हमेशा उस स्थान से फहराया जाना चाहिए जहाँ पर झंडे को सभी लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हों। साथियों, एक और भी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि झंडा फहराने वाला व्यक्ति हमेशा इस हिसाब से खड़ा होना चाहिए झंडे के नीचे कि झंडा सदैव उसके दाहिनी तरफ ही होना चाहिए। साथियों, और एक बात इसमें कही गई है कि झंडे के सम्मुख, झंडे के सम्मान के लिए जो पंक्तिबद्ध व्यक्ति खड़े होते हैं तो उन व्यक्तियों को हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए और उनके बीच परस्पर कम से कम 30 इंच की दूरी ज़रूर होनी चाहिए। ये झंडा प्रोटोकॉल हमें बताता है। एक बात और बताता है कि हमेशा झंडा फहराने के पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा झंडा मैला कुचैला नहीं होना चाहिए, वो जला ना हो, फटा ना हो, कटा ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा झंडा हमें फहराना चाहिए। एक चीज़ ये बताते हैं कि झंडे का ध्वजारोहण जब भी हम करें या झंडे को जब भी हम सम्मानपूर्वक उतारें तो उस समय हमें बिगुल ज़रूर बजाना चाहिए। साथियों, हमेशा झंडे को सूर्यास्त के पहले उतार लेना चाहिए। यदि कभी ऐसी स्थिति होती है कि झंडे को अनवरत रूप से देर रात तक या रात तक फहराया जाना है तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकाश का हमें प्रबंध करना चाहिए जो झंडे को प्रकाशित करता है। साथियों, किसी भी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के साथ नहीं फहराना चाहिए और ना ही किसी ध्वज को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर रखना चाहिए और ना ही उसके बराबर रखना चाहिए। साथियों, यह संहिता हमें ये भी बताती है कि कभी भी राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी प्रकार का अक्षर या किसी भी प्रकार का लेख या किसी भी प्रकार का चित्रांकन अलग से नहीं करना चाहिए और कभी भी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो। साथियों, यदि यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझ करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है तो उस अपमान के लिए उक्त व्यक्ति को 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। साथियों, यह संहिता हमें यह भी बताती है कि कागज़ के बने ध्वजों का प्रयोग किसी विशेष अवसर पर ही किया जाना चाहिए और समारोह पूर्ण हो जाने पर ऐसे ध्वजों को ज़मीन में फाड़कर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे झंडों का निपटान पूरे गौरव और सम्मान के साथ व्यक्तिगत तौर पर किया जाना चाहिए। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए हमें विद्यालय स्तर पर कौन कौन से काम करने हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि हम अतिशीघ्र अपने विद्यालयों की समुचित साफ सफाई करा लें और उन्हें अधिक से अधिक जो है सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक बुलाएं और साथ ही अभिभावक मीटिंग भी बुलाएं और उनको हर घर तिरंगा कार्यक्रम के विषय में व्यापक जानकारी दे दें। उनके प्रचार और प्रसार के बारे में उन्हें बताएं कि उन्हें इसको समाज में कैसे जो है प्रचारित और प्रसारित करना है। और अंत में सभी सदस्यों को एक एक तिरंगा झंडा दे करके उनके हाथ में, सभी अभिभावकों के हाथ में एक एक तिरंगा दे करके एक बढ़िया सी सेल्फी और फ़ोटो जो है अपने साथ ज़रूर रखें। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि प्रार्थना असेंबली में
जो है बच्चों के साथ जो है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अच्छी जानकारी देने का प्रयास करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, इनका अभ्यास कराना है बच्चों का। एक बहुत ही सुंदर झंडा गीत है हमारा, श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा रचित, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसे बच्चों को कंठस्थ कराना है। और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्रामों की तैयारी भी हमें करा लेनी है साथियों। और एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है झंडा निर्माण एक्टिविटी, जो हम A4 साइज़ का बच्चों को एक पेपर दे करके बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं कि सारे बच्चे जो है एक एक झंडा बना के लाएंगे अपने घर से या विद्यालय में बनाएंगे। तो इस प्रकार की तमाम एक्टिविटी करा करके हमें जो है इस पूरी तैयारी को अंजाम देना है साथियों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख यानी 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में हमें किन किन कामों को अनिवार्य रूप से करना है, जिसके लिए विभागीय निर्देश दिए गए हैं साथियों। 11 अगस्त के दिन हमें प्रभात फेरी सुबह 7:30 बजे निकलवानी है। इसके अतिरिक्त चित्रकला की प्रतियोगिता अथवा रंगोली की प्रतियोगिता करानी है। 12 अगस्त के दिन फिर से सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी करवानी है और भाषण अथवा निबंध अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता करानी है। 13 अगस्त के दिन पुनः प्रभात फेरी निकलवानी है सुबह 7:30 बजे और खेल कूद अथवा व्यायाम की प्रतियोगिता करानी है। 14 अगस्त के दिन रविवार है, जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त के दिन पुनः 7:30 बजे प्रभात फेरी निकलवाकर भव्य सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन करवाना है और अच्छे से 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना है। 16 अगस्त के दिन फिर से 7:30 बजे प्रभात फेरी निकलवानी है और नारी शिक्षा और बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी सम्मान, इन चीज़ों पर जो है हमें कुछ ना कुछ प्रतियोगिता करवानी है या तो हमें इनके बारे में बच्चों को बताना है। और 17 अगस्त के दिन फिर से 7:30 बजे हमें प्रभात फेरी निकलवानी है और ऐसे बच्चों का सम्मान करना है जिन बच्चों ने अपने विद्यालय समय में आपको बहुत प्रभावित किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और साथियों 17 अगस्त के दिन ही जिले स्तर पर ऐसे विद्यालयों को और ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है और बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो साथियों ये हमारा पूरा प्रोग्राम था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।